चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी यानी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी हमने देखी थी उसका फार्मूला था 1 माइनस T2/T1 या फिर 1 प्लस Q2/Q1। तो यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? Q2/Q1 इक्वल टू माइनस T2/T1, या फिर हम लिख सकते हैं कि Q2/Q1 इक्वल टू प्लस T2/T1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दें तो। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो कि Q2/T2 इक्वल टू माइनस Q1/T1, ये ज़्यादा बेटर है। तो Q2/T2 प्लस Q1/T1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि अगर इसका हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो dQ/dt की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी Q रिवर्सिबली dQ रिवर्सिबली बाय टेम्परेचर इक्वल टू क्या कहलाता है? ds, और ds को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो ds यानी चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इक्वल टू हमारा हो गया है रिवर्सिबली जो भी हीट एक्सचेंज होती है अपॉन में टेम्परेचर। ये इक्वेशन हो गई। अब एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या? एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है वो तो मैथमेटिकल हमने देख लिया। एंट्रोपी यानी इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमें एंट्रोपी पता करनी है कि एंट्रोपी का साइन पता करना है कि एंट्रोपी ज्यादा है या फिर कम है, वो हमें देखना है। तो देखिए साइन ऑफ एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ एंट्रोपी। अब मुझे बताइए रैंडमनेस कहाँ कहाँ बढ़ती है? जैसे पहला मैंने लिया मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो रैंडमनेस कम होगी कि ज्यादा होगी? बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। लिक्विड मॉलिक्यूल में मूवमेंट ज्यादा होती है, रैंडमनेस ज्यादा। दूसरा इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। तो इवेपोरेशन में भी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो रेसिप्टेशन में वो नीचे सेटल हो जाएगा पार्टिकल, तो नेगेटिव हो जाएगी। डिकम्पोजिशन में जितने ज्यादा आप पार्टिकल को डिकम्पोज करोगे पार्टिकल ज्यादा बनेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, नहीं पॉजिटिव हो गई। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? रैंडमनेस कम होती। जो मॉलिक्यूल पहले बहुत ज्यादा थे अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एंट्रोपी कम हो गई है। आइस सॉलिड है, लिक्विड और वेपर, वाटर वेपर। तो वेपर में रैंडमनेस ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। यस नो? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। इनिशियल सॉलिड पार्टिकल की मूवमेंट कम है, एक्वस में पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा है, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक, जैसे हाइड्रोजन ले लें हम। हाइड्रोजन मेरे पास एक 1 ATM पर है, दूसरा हाइड्रोजन लिया मैंने 0.5 ATM पर। प्रेशर जितना कम होगा मूवमेंट उतनी ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा यानी पॉजिटिव। डायमंड, ग्रेफाइट और गैस ले लेते हैं। कार्बन में डायमंड, तो डायमंड में पैकिंग बहुत ज्यादा है और ग्रेफाइट में पैकिंग थोड़ी सी लूज है,
और गैस में, कार्बन गैस में पार्टिकल की मूवमेंट और ज्यादा तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा। एंट्रोपी मोलर मास पर भी डिपेंड करती है। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर वेट। मोलर वेट ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। जैसे फ्लोरीन की एंट्रोपी कम है, क्लोरीन के ज्यादा है, ब्रोमीन की और ज्यादा है। इसी तरीके CH3OH की एंट्रोपी कम है, C2H5OH की एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक। मेल्टिंग ऑफ रबर, जब हम रबर को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग ऑफ रबर, तो फिर नेगेटिव एंट्रोपी। ठीक। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी फिर बढ़ेगी, या सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। यानी रैंडमनेस जितनी ज्यादा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा। इसके अलावा स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेच करते हैं तो ये मानते हैं कि जो डिसऑर्डरनेस थी वो कम हो जाती है, ऑर्डर अरेंजमेंट बढ़ जाती है। तो स्ट्रेचिंग रबर में क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। तो इस पेज को आगे बढ़ाएं, अच्छा। नोट करते चलना साथ में। ठीक है, शॉर्ट लेना, शॉर्ट ले लीजिए, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट है अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स ले लें। जैसे डिकम्पोजिशन में ले लें हम, PCl5 का डिकम्पोजिशन कराइए। PCl5, चलो गैस ही ले लो, इसको डिकम्पोज कराया तो बना PCl3 गैस और Cl2 गैस। गैस पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको डिकम्पोज कराइए, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और CO2 गैस बनी। गैस पार्टिकल ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा, क्योंकि मूवमेंट बढ़ जाएगा। अगर हम मिक्स करते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, उनको अगर हम मिक्स करेंगे तो भी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी गैसेस का आपस में डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, या फिर गैसेस पार्टिकल में चेंज 0 से ज्यादा हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज बढ़ता है। जैसे इस वाली इक्वेशन में देखिए हम, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बना 2NH3 गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो डेल्टा NG का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल कम हो रहे हैं तो यहाँ पर एंट्रोपी में चेंज कम हो जाएगा। लेकिन ये देखिए NO गैस है, वो डिकम्पोज होकर के N2 गैस बना रहा है प्लस O2 गैस बना रहा है। अब यहाँ पर मोल रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी मोल टोटल 2 गैसेस मोल है, तो देखा जाए तो डेल्टा NG में चेंज 0 है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डेल्टा S यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि N2 और O2 दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैस, आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उनमें आपस में क्या होगा, मिक्सिंग बढ़ेगी। मिक्सिंग बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी यहाँ क्या बढ़ रही है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ गैसेस। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए बहुत सिंपल सा है। जैसे सपोज कीजिए एक एलिमेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, ए डैश में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू होता है dQ/T, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमने देखी है। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि dQ इक्वल टू होता है
सी डी टी, सी क्या है यहाँ पर हीट कैपेसिटी, तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा एन सी डी टी अपॉन में टी, ये हो गया। सी क्या है यहाँ पर, कोई सी भी हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको सी एम ले लेता, मोलर हीट कैपेसिटी है। अब हमें एस निकालना है, एस निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एस का, जब एंट्रोपी एस वन और यहाँ एस टू हो, तो एन बाहर ले लीजिए, एन और सी एम बाहर ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन टी वन और टी टू लिमिट लेकर के करिए, तो डी एस तो बन जाएगा डेल्टा एस, क्यों एस टू माइनस एस वन हो जाएगा, और एन सी एन डी टी बाई टी था यहाँ पर, और वन बाई टी का वन बाई टी डी टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है एल एन टी, एल एन टी, तो ऊपर आ जाएगी अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, तो ये डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एम सी एम एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन, यस नो। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एम सी एम एल एन टी टू बाय टी वन, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये क्या हो गई, एंट्रोपी में एंट्रोपी की इक्वेशन हो गई। क्या बात क्लियर हो गई। अब डेल्टा एस इक्वल टू हम इसको ऐसा भी लिख सकते कि एन सी एम एल एन का मतलब क्या था, लॉग ई टी टू बाय टी वन लिखा जा सकता है, ठीक। तो आगे बढ़े, हाँ सर। नोट कर लिया, पेज को मूव करूं। अब नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फेज हाँ एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जहां पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो, सपोज कीजिए पहला ले लिया मैंने, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड की एंट्रोपी अगर एस एस है, लिक्विड की एंट्रोपी एस एल है, तो डेफिनेटली जो डेल्टा एस होगा वो एस एल माइनस एस एस होगा। अब हमें मालूम है कि एस एल बड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड में डिसऑर्डर ज्यादा होता है बजाय सॉलिड में, तो डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है, किस क्या बोलेंगे हम, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इक्वल टू मोल इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन टेम्परेचर। क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू हमने क्या लिखा था, क्यू बाय टी लिखा था ना, और क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के भी इक्वल होता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर हम बात करते हैं तो। दूसरा, पहला तो हो गया इनफ्यूजन, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये था इनफ्यूजन, लिखना भूल गया मैं, इनफ्यूजन। दूसरा पॉइंट क्या है, इन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है सब्लिमेशन में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब सीधी सी बात है, सॉलिड की एंट्रोपी एस एस है और गैस की एंट्रोपी एस जी है, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एस जी माइनस एस एस। अभी हम मालूम है कि एस जी बड़ा होगा, एस एस छोटा होगा, तो डेल्टा एस यहाँ पर वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना, क्लियर। बात क्लियर। यस सर। अब इसमें देखिए, आगे बढ़ते इसमें, हाँ तो सर। फ्यूजन हमें फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन नहीं सब्लिमेशन, एंथैल्पी नहीं है यार, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। दोनों क्लियर हो गए पॉइंट। तीसरा, इन वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या होता है, जो ए लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो अगर लिक्विड की एंट्रोपी एस एल है, गैस की एंट्रोपी एस जी है, तो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा
एस जी माइनस एस एल। अब हमें मालूम है कि एस जी बड़ा है, एस एल छोटा है, तो डेल्टा एस वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जब लिक्विड से गैस में जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू मोल इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये चीज क्लियर हो गई। यस नो? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नोट हो गया ये सभी का? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमें एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करना। सपोज कीजिए इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, और फाइनल स्टेट में प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है DE इक्वल टू DQ प्लस DW। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि DS इक्वल टू होता है DQ बाय T। इसका मतलब हो गया DQ इक्वल टू तो हो गया TDS, और दूसरा DW इक्वल टू भी हमने पढ़ रखा TDV, है ना, और तीसरा DE इक्वल टू भी हमने पढ़ रखा NCV/DT। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा NCV/DT इक्वल टू TDS माइनस TDV, है ना। अब TDS को एक तरफ निकाल लीजिए, तो TDS इक्वल टू हो जाएगा NCV/DT प्लस PDV। हमें चाहिए DS, तो DS इक्वल टू हो जाएगा NCV/DT प्लस PDV डिवाइडेड बाय T। तो DS इक्वल टू हो गया NCV/DT बाय T प्लस PDV बाय T। ओके, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से मालूम है, क्या मालूम है कि PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है कि नहीं होता है? तो P बाय T किसके इक्वल हो जाएगा? NR बाय V के इक्वल हो जाएगा। वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो DS इक्वल टू NCV DT बाय T प्लस NR बाय V DT। ये इक्वेशन बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे एंट्रोपी S1, एंट्रोपी S2, और यहाँ पर टेम्परेचर की लिमिट लगेगी NCV, कॉमन ले लीजिए, T1 T2 बाहर ले लीजिए, ये हो गया DT बाय T प्लस यहाँ पर NR बाहर, वॉल्यूम की लिमिट लगाइए V1 V2 DV बाय V, ये हो गया। तो ये तो हो जाएगा आपका S2 माइनस S1, मतलब डेल्टा S हो जाएगा इक्वल टू NCV। क्या बन जाएगा ये? अभी अभी हम प्रूव कर चुके ln T2 बाय T1 बन जाएगा ये, प्लस NR, ये क्या बन जाएगा? ln V2 बाय V1 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। कोई समस्या नहीं इसमें? नो सर। तो डेल्टा S इक्वल टू, एक इक्वेशन तो हमारी बन गई NCV ln का मतलब लॉग बेस E T2 बाय T1 प्लस NR लॉग बेस E V2 बाय V1। वह मालूम है जब हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेल्टा S इक्वल टू N 2.303 NCV लॉग बेस 10 T2 बाय T1 प्लस 2.303 NR लॉग बेस 10 V2 बाय V1। क्या ये बात क्लियर हो गई? चाहे तो आप इसको याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो बनाना आना चाहिए। चलिए मूव करें अगले पेज पर। हाँ सर।
तो इसमें अब देखिए, तो अभी अभी हमने क्या देखा है यहाँ पर कि डेल्टा एस इक्वल टू हमने देखा कि एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या तो हम इसको डायरेक्ट लर्न कर लें। लेकिन सीवी किसके इक्वल होता है, सीवी किसके इक्वल होता है, सीपी माइनस आर के इक्वल होता है मेयर फार्मूला से। तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी माइनस आर एल एन टी टू वाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू वाई वी वन। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये बन जाएगा एन सी पी एल एन टी टू वाई टी वन माइनस एन आर एल एन टी टू वाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू वाई वी वन। तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू वाई टी वन। अब जरा हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो अब इधर देखिए, ये वाली टर्म माइनस में, ये वाली टर्म प्लस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ इसको, एन आर, बोलिए एन आर दोनों में कॉमन ले लिया, चलिए क्या बचा, एल एन वी टू वाई वी वन प्लस वाले को पहले ले लिया और माइनस वाले को बाद में ले लीजिए, चलेगा। डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या, अगर माइनस में होती तो हम क्या करते हैं, डिवाइड डिवाइड। करते हैं। तो एल एन वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाय टी टू बाई टी वन। याद आया, क्यों, क्योंकि एल एन एम माइनस एल एन एन इक्वल टू क्या होता है, एल एन एम बाई एन, ये होता है। तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन, क्या बनेगा, वी टू टी वन बाय वी वन टी टू। ठीक, हाँ ना। हाँ सर। अब यहाँ पर यह मालूम है कि P1 V1 बाय T1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 बाय T2। इसका मतलब हो गया V2 T1 बाय V1 T2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P1 बाय P2 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसको देखिए, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अरे कर्सर कहाँ गया, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो दो इक्वेशन है, दोनों को आप लर्न कर लीजिए, एक तो लर्न कर लीजिए और दूसरी अभी अभी हमने क्या देखी थी कि डेल्टा एन एस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन ये दोनों को लर्न कर लीजिए। अब लर्न करने से फायदा यहाँ पर क्या होने वाला है, उस फायदे की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ही पढ़ रहे हैं फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस फायदे की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों इक्वेशन में जब T1 इक्वल टू T2 होगा तो बन आ जाएगा, LN1 की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या बचेगा, खाली एन आर एल एन इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन बचेगा, हाँ ना। हाँ सर। दूसरा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, प्रेशर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या है, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तो फिर वॉल्यूम वाली टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी एन सी वी एल एन
T2/T1। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। किसी को इसमें कोई दिक्कत? जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ाओ इसको। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया एंट्रोपी? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक कंसेप्ट क्या कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन ऑल नेचुरली occurring process always increases। तो ये क्या कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, या फिर दूसरा क्या है, द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू मैक्सिमम। आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम हो रही है। तीसरा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? रैंडमनेस बढ़ रही है यूनिवर्स में। यूनिवर्स इंक्रीजेस, दैट मीन्स जो गैलेक्सी है, गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस की। प्रोसेस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल है, एक स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? जिसके लिए एंट्रोपी बढ़ रही हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस कम हो रही हो। स्पॉन्टेनियस भी दो टाइप की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? टोटल एंट्रोपी होती है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो यूनिवर्स में जितनी सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही माइनस में सराउंडिंग की एंट्रोपी है। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल है? चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इसकी इक्वल होती है। ये तो स्पॉन्टेनियस की बात हो गई। दूसरी प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो उस डायरेक्शन में नहीं होती है। ठीक, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ये हमेशा जीरो से कम यानी नेगेटिव होती है। तो ये बात समझ में आ गई। टोटल जो एंट्रोपी वो किसके बराबर है? टोटल एंट्रोपी होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। सर 2 मिनट। यस सर, हो गया। अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस और एंट्रोपी उन सबको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो कब देखें यहाँ पर मैंने वीडियो हटा दिया है कि मुझे यहाँ जगह ज्यादा चाहिए थी लिखने के लिए। प्रोसेस, दूसरा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स।
यानी टोटल एंट्रोपी इक्वल टू टोटल एंट्रोपी। जैसे प्रोसेस मैंने लिया आइसोबारिक, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, P1 इक्वल टू P2। तो याद आया पिछले इक्वेशन से, ये क्या बन जाएगा, NCPLN T2/T1 हो जाएगा। यस नो? सराउंडिंग के लिए Yes, sir. यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी विथ सेम मैग्नीट्यूड, तो नेट एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में V1 इक्वल टू होता है V2। तो वापस से हम पिछली इक्वेशन पे जाएं, तो V1 बाय V2 कर दीजिए, V1 बाय V2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ln V1 बाय V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, NCV ln T2/T1 ये पॉजिटिव, और यहाँ पर NCV ln T2/T1 नेगेटिव, तो नेट एंट्रोपी यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 हो गई। अलग अलग पूछ लेते हैं, सिस्टम की क्या, सराउंडिंग की क्या, टोटल क्या। थर्ड आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन, अब आइसोथर्मल एक्सपांशन में भी फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, T1 इक्वल टू T2। आइसोथर्मल में T1 इक्वल टू T2 होता है। तो रिवर्सिबल में ये बन जाएगा NR ln V2/V1, ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। और इरिवर्सिबल में -NR ln V2/V1 वैल्यू होगी नेगेटिव। तो नेट रिवर्सिबल में हमेशा 0 हो जाती है। दूसरा एक्सपांशन में इरिवर्सिबल। एक्सपांशन का मतलब क्या, V2 बड़ा रहेगा और V1 छोटा रहेगा। तो पहली स्टेप तो यही NR ln V2/V1, ये तो पॉजिटिव। लेकिन सेकंड में सराउंडिंग की कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है, DQ/T, यानी Q रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग का इंटीग्रेट करिए बाय में T। अब इस सराउंडिंग है, तो अगर मुझे इसको सिस्टम में लिखना है तो साइन चेंज हो जाएगा। Q की वैल्यू अगर मुझे सिस्टम में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, -Q इरिवर्सिबल किसके लिए, सिस्टम के लिए, बाय में T इक्वल टू हो जाएगा ये Q रिवर्सिबल। अब इसमें आइसोथर्मल में है मालूम है Q किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। Q W के बराबर होता है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, W इरिवर्सिबल किसके लिए, सिस्टम के लिए, W इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए डिवाइड बाय T, और W किसके इक्वल होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V डिवाइड बाय T। ये वैल्यू नेगेटिव में है। नेगेटिव में तो टोटल एंट्रोपी आती है, टोटल पॉजिटिव आती है, यानी एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हाँ सर। Yes, sir. इसको मूव करूं, इस पेज को। Okay, sir. हाँ सर। ठीक है, अब देखिए, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों देख ली हमने। फोर्थ पॉइंट है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो, व्हेन P एक्सटर्नल इक्वल टू 0। लेकिन V1 से V2 में जा रहे हैं हम, और एक्सपांशन कराएंगे तो V2 बड़ा ही रहेगा V1 से। तो जब फ्री एक्सपांशन होता तो W कितना होता है, -PdV। अब P ही जहां नहीं है तो W की वैल्यू वहां 0 हो जाएगी। तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी होती NR ln V2/V1। अब V2 बड़ा है, V2 बड़ा है मतलब पॉजिटिव। और सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग
सराउंडिंग के लिए क्या इक्वेशन बननी चाहिए, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बाई टी, पी एक्सटर्नल ही 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाइनली जो टोटल रहेगा साइन, टोटल जो एंट्रोपी होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये तो हमने देखा आइसोथर्मल किसके लिए, एक्सपांशन के लिए। कंप्रेशन में क्या होगा उसको देख लेते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसमें वापस से दो स्टेप आ जाएंगी। आइसोथर्मल में T1 इक्वल टू T2 है, तो दो स्टेप आ जाएंगी। पहली है कौन सी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में इक्वेशन सिस्टम के लिए बनेगी NRLN V2 by V1। अब यहाँ पर V2 कंप्रेशन में छोटा होगा, V1 बड़ा होगा, मतलब ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, V2 छोटा और V1 बड़ा। और सराउंडिंग में इरिवर्सिबल में NRLN V2 by V1, हाँ ना, NRLN V2 by, माइनस साइन क्यों लगाया। और ये वाली टर्म किस में आएगी, पॉजिटिव में। यहाँ सॉरी माइनस साइन आ जाएगा, NRLN V2 by V1। तो ये पॉजिटिव में आएगी, क्यों, सराउंडिंग के लिए ले रहा है ना, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो फाइनली ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि V2 छोटा है। तो नेगेटिव आएगा LN, नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 0। इरिवर्सिबल में साइन भर चेंज होने वाला है, NRLN V2 by V1, ये तो रहेगा नेगेटिव। और यहाँ क्या रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V by T, क्योंकि डेल्टा V नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस यानी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, फाइनल तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस सिस्टम और सराउंडिंग के साइन चेंज हो जाएंगे। तो पेज को मूव करें। यस। अब किसके लिए बचा अपना, अब बचा अपना एडियाबैटिक के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एडियाबैटिक के लिए, उसको देखते हैं। सिक्स पॉइंट फॉर एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपांशन लो या कंप्रेशन लो, कुछ भी लो, तो एडियाबैटिक में यहाँ पर Q की वैल्यू 0 होती है। Q की वैल्यू 0 होती तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू, सिस्टम के लिए एंट्रोपी में चेंज 0, सराउंडिंग में एंट्रोपी में चेंज 0, तो यूनिवर्स में, यूनिवर्स की एंट्रोपी वो भी 0। ये कब रहेगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर रिवर्सिबल। अच्छा लिखना भूल गया, ये रिवर्सिबल के लिए था। दूसरा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए क्या रहेगा, अब जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना एक्चुअल में, वहां पर Q की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो यहाँ से इक्वेशन नहीं बन जाएगी, NCVLN T2 by T1 इक्वल टू माइनस NRLN V2 by V1, इक्वेशन बन जाएगी। इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में क्या होता है, DS की वैल्यू हमेशा DQ by DT से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो सिस्टम की एंट्रोपी यहाँ 0 नहीं होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी तो जरूर 0 हो जाएगी। तो जो टोटल एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका कहाँ गायब हो गई थी सर, लाइट चली गई थी। अच्छा, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी आइदर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, जैसे कि रिवर्सिबल में, या फिर इंक्रीज होगी और इंक्रीजेस, जैसे कि इरिवर्सिबल में। तो ये कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, इट नेवर
डिक्रीजेस। किसमें 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 एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती है। अब जब एंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट है, जैसे डेल्टा एस 0 है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं कि जहां पर एंट्रोपी सेम है तो उसे हम बोल सकते हैं आइसोएंट्रोपिक। ये बात समझ में आ गई। नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया। नोट में सेकंड पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो एक फाइनल फार्मूला याद रख लीजिए, डेरिवेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, तो डेल्टा एस सिस्टम मिक्सिंग के लिए इक्वल टू माइनस आर सम ऑफ मोल इंटू एल एन इंटू मोल फ्रैक्शन। या फिर हम इसमें एक काम कर सकते हैं, माइनस आर एन टोटल से मल्टीप्लाई करो, एन टोटल से डिवाइड करो, चलेगा, दौड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एन आर एन टी। एन आई बाई एन टी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, एल एन एक्स आई। मतलब अगर एक्स आई को एल एन के ऊपर उधर कर दें तो ये एक्स आई के ऊपर एक्स आई की पावर आ जाएगी। आगे बढ़ा जाए, इस पेज को मूव करूं। हाँ सर। ठीक है, थ्योरी अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ भी हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया, सेकेंड लॉ भी पढ़ लिया, थर्ड लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये दिया था नस्ट ने, गिवन बाय नस्ट, NERNST, गिवन बाय नस्ट। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is found to be 0। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, क्योंकि जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन उसमें क्या है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, तो कोई रैंडमनेस नहीं होगी, डिसऑर्डर नहीं होगा, तो एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, 0 होगा। तो इसका डेरिवेशन देखना है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। मान लो कि ds इक्वल टू क्या होता है, dq बाय टी होता है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। लिमिट क्या ले लें, ds में लिमिट क्या ले लेंगे, एंट्रोपी एट T1 टेम्परेचर, एंट्रोपी एट T2 टेम्परेचर। यहाँ पर T1 और T2 टेम्परेचर, लेकिन dq किसके इक्वल होता है, dq होता है n इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू dt होता है बाय में t। लिमिट क्या है, T1 T2। तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहां पर क्या हो जाएगा, NCM LNT हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा ST2 माइनस ST1 इक्वल टू NCM। ये क्या बन जाएगा, ln T2 माइनस ln T1। ST2 माइनस ST1 इक्वल टू NCM ln T2 बाय T1। ये आ गया। अब अगर T1 कितना लिया हमने, 0 केल्विन लिया है, 0 केल्विन लिया है,
तो ST1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन क्या बची? एंट्रोपी एट T2 टेम्परेचर इक्वल टू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी Ln T2 बाय T1। ओके, इन अदर कंडीशन, हाँ ना, अदर कंडीशन में क्या होगी? ये T1 कहाँ चला जाएगा? इन अदर कंडीशन। और इम्परफेक्ट सॉलिड, इम्परफेक्ट सॉलिड का मतलब क्या? परफेक्ट नहीं है। तो ST1 उधर ले जाइए राइट साइड में, तो ये बन जाएगा NCm Ln T2 बाय T1 प्लस ST1। ये इक्वेशन बन गई। इसमें से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हो गया, तो मूव करो पेज को। यस सर। थ्योरी को बार बार रिवाइज करेंगे, मोस्टली कल और परसों 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे का लेक्चर इवनिंग में रहेगा 6 बजे, मॉर्निंग में नहीं होगा। फ्राइडे मॉर्निंग में थोड़ा मुझे काम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओके सर। एक मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसके बीच में एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच। जैसे मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड की एंट्रोपी क्या रहेगी? 0। ये सॉलिड है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0। अभी पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट पर वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हुआ। जैसी मेल्टिंग होता जाएगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा, ए पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ए से बी तक की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? फ्यूजन। आना क्लियर? कंप्लीटली मेल्ट हो गया। अब ये क्या? लिक्विड। और थोड़ी सी हीट लेगा ये, लिक्विड की एनर्जी बढ़ी। अब लिक्विड की एनर्जी बढ़ी, अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। वेपर में जब लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपोराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यस नो? यस सर। डी तक कौन सी प्रोसेस है? बॉइलिंग। ठीक है, फिर डी से ई तक ये सब क्या है? गैस है। ई पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो हमने क्या ले लिया? टी ले लिया, राइट। अब ये तो हमें मालूम है कि डेल्टा एस टी केल्विन पर डेल्टा एस क्या होता है? ये हम पढ़ चुके, 0 टेम्परेचर से टी टेम्परेचर तक इंटीग्रेशन कर लीजिए, यही होगा। तो यहाँ पर जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होगा वो किस किस के बराबर? एंट्रोपी में चेंज वो ए कर्व की वजह से, प्लस एंट्रोपी में चेंज इन ए बी कर्व, प्लस एंट्रोपी में चेंज इन बी सी लाइन, प्लस चेंज इन एंट्रोपी इन सी डी लाइन, प्लस चेंज इन एंट्रोपी इन कौन सी लाइन? डी लाइन। अब ओ ए लाइन में क्या हो रहा है? देखिए, ओ ए लाइन में क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेल्टा एस टोटल ओ ए लाइन में 0 टेम्परेचर से टेम्परेचर कहां तक गया? मेल्टिंग पॉइंट तक। डी क्यू रिवर्सिबली बाय टेम्परेचर क्या है? टी। ठीक। अब ए बी लाइन में क्या हो रहा है? देखिए, ए बी लाइन में हो रहा है मेल्टिंग, मेल्टिंग हो रहा है, यानी फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो फेज ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एस हम कैसे लिखते हैं? एन इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट का। अब बीसी में बताइए, बीसी में तो कोई फेज ट्रांजिशन नहीं है, लेटेंट हीट वाले टाइप का कंसेप्ट है। तो वहां पर हो जाएगा अपना डी क्यू रिवर्सिबल
बाय टेम्परेचर कौन सा है, BC में टेम्परेचर कौन सा है, जल्दी बताइए। लिमिट कौन सी ले रहा है हम यहाँ पर, लिमिट ले रहा है मेल्टिंग पॉइंट से कहां तक जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ओके, अब आज हम CD पर। CD में बताइए, CD में फिर क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फेज ट्रांजिशन। तो उसके लिए लिखेंगे हम N इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, प्लस लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला बचा हुआ है D में क्या है, फेज ट्रांजिशन है क्या, नहीं है। तो फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर, Q रिवर्सिबल बाय T, लिमिट क्या ले लेंगे टेम्परेचर की, लोअर लिमिट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, हाई लिमिट क्या है, फाइनल है T। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। ऐसा ही ग्राफ आप 11th में कहां पर देखा होगा, जैसे अगर -0 से -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, उसको हमें +10 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाना है। तो याद आया ना, पहले -10 डिग्री सेल्सियस से 0-10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड, तो 0-10 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से, क्या बोल गया हूं मैं, -10 डिग्री सेल्सियस आइस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस में लाओ। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में लाते हैं। फिर 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से कहां पर लेकर के आएंगे हम, 10 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पर लाएंगे। ऐसी स्टेप बाय स्टेप होता है ना, ठीक वैसा ही यहाँ पर एंट्रोपी के लिए होता है। तो ये एंट्रोपी से रिलेटेड एक कंसेप्ट हमने देख लिए है। अब आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी स्टैंडर्ड स्टेट, ये क्या होती है, क्या लेते हैं हम यहाँ पर, सॉलिड के लिए क्या लेते हैं, प्योर सॉलिड होना चाहिए, प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर या तो मेंशन हो या फिर नहीं मेंशन है तो 25 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड के लिए क्या लेते हैं हम, 1 मोलर लिक्विड हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर 1 बार हो। और गैस के लिए क्या लेते हैं, गैस के लिए क्या लेते हैं, आइडियल नेचर हो गैस का, और दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार हो, यानी प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में 1 मोलर और गैस में क्या, आइडियल नेचर। तो आगे बढ़ जाओ इसको, आगे बढ़ाओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर आते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है वो अब हमें बात करनी है, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी, अब देखिए एक गिब्स फ्री एनर्जी, तो वहां पर हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक लेक्चर का ये काम बचा हुआ है, एक लेक्चर की क्या बची है, थर्मोकेमिस्ट्री। ये थर्मोडायनामिक का एक लेक्चर का पार्ट बचा हुआ है, नहीं कल, और परसों क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे की इवनिंग बैच में क्या आ जाएगी, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सारे बचे हुए कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, तो कंसेप्चुअली पूरा हो जाएगा, फिर हम इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तब तक आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की थ्योरी कंप्लीट रिवाइज करके रखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर की पीडीएफ भी मैंने उसमें डाल रखी है, और अगर अलग से चाहिए तो अलग से भी दे दूंगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखिए, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, उसको भी यूज कर ले हम। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एच आर एक्शन यानी रिएक्शन, या आर लिख लीजिए। तो डेल्टा आर स्टैंडर्ड स्टेट में यहाँ नोट लगा देते हैं, इक्वल टू द सम ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट और आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। जैसे एग्जांपल ले लें, N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है, M1C प्लस M2D बन रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट क्या है पर COD,
तो मोलर एंथैल्पी में चेंज किसका, सी का, इनटू मोल, मोल कितने हैं m2, प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ, अरे क्या लिख रहा हूं, मोलर एंथैल्पी ऑफ कौन सा, डी, एक मिनट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मोलर एंथैल्पी ऑफ सी और इनटू मोल कितने m1, प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ डी, मोल कितने इसके m2, ये तो होगी प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट की मोलर एंथैल्पी ऑफ ए इंटू मोल कितने n1 प्लस मोल n2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल आएगी, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products, नंबर 1। दूसरा एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी का कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म ले रहा है। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, किरचॉफ इक्वेशन होती है, किरचॉफ इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, किरचॉफ इक्वेशन में हम क्या पढ़ चुके हैं, डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर सीपी dt, dt का मतलब T2 माइनस T1। अब डेल्टा आर एच नॉट का मतलब क्या है, या डेल्टा आर एच का मतलब क्या था, नॉट मत लगाओ, ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डेल्टा आर सीपी का मतलब क्या, रिएक्शन का सीपी, और रिएक्शन का सीपी किसके इक्वल होता है, रिएक्शन का सीपी इक्वल टू सम ऑफ सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ सीपी ऑफ रिएक्टेंट, वैसे के बेसिक करना है, तो यहाँ से हमारे सीपी निकल करके आ जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई, यहाँ से क्लियर हुई। यस सर। हाँ सर। जो हमने सम ऑफ लिखा हुआ है, जैसे अगर हम यही वाली प्रोसेस ले लें, क्या लिखेंगे हम, जैसे सी के लिए मोल कितने m1 इंटू सीपी ऑफ सी प्लस m2 इंटू सीपी ऑफ डी माइनस n1 इंटू सीपी ऑफ ए प्लस n2 इंटू सीपी ऑफ बी। ठीक है, आई बात समझ में, डिफरेंस निकालना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। आगे बढ़े, पेज आगे मूव करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस Yes. 5 मिनट की क्लास और फिजिक्स फ्री एनर्जी से कल करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आगे वैसे हम पढ़ने वाले हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना हमें, डेफिनेशन वगैरह सब आगे पढ़ेंगे हम इन स्टैंडर्ड स्टेट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एफ फॉर फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब ए, जीरो होती है किसकी, किसके लिए, फॉर नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट अगर हम ले लें, ऑल सॉलिड, जितने भी सॉलिड हैं सभी के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट ले लें, ऑल सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में लिक्विड लेना है, उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0। तीसरा N2O2 लाइक गैसेस, ये गैसेस में हो जो। ब्रोमीन की किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है,
आयोडीन की सॉलिड फॉर्म में होती है। H प्लस एक्वस की ध्यान रखना, ये भी 0 लेते हैं, ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं, याद रखना है। फास्फोरस में कई फास्फोरस होते हैं, कौन से फास्फोरस की लेना? व्हाइट फास्फोरस सॉलिड में, व्हाइट फास्फोरस। सल्फर, बहुत से सल्फर है, रोहम्बिक सल्फर की लेना है सॉलिड फॉर्म में। कार्बन में कौन सा लेना है? ग्रेफाइट, वो भी सॉलिड में। तो इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड स्टेट 0 लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक, तो कल से हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या? गिब्स फ्री एनर्जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, स्पॉन्टेनिटी। और कल ही अपना आगे का भी स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा? थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। तो परसों में आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके ओके सर।